हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस तरह के चेंजेस लाने का प्रयास किया गया है। इस नीति का स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम लोग इसको दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे, एक स्कूली शिक्षा पर प्रभाव और दूसरा उच्चतर शिक्षा पर प्रभाव। यानी कि जो हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जो पीजी कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, उस पर इस नीति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसको देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन किया गया है, किस प्रकार के नए नए कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे आने वाले समय में स्कूलों के द्वारा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो चीज़ देखने वाले हैं वो सीधा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रिलीज़ किया गया जो हमारा पीडीएफ है शिक्षा नीति का, उससे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले इसमें पार्ट 1 में तो इसका परिचय है और परिचय के बाद जो इसका पार्ट 1 है उसमें हमें स्कूली शिक्षा के बारे में बताया गया है। और स्कूली शिक्षा में सबसे पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल, शिक्षा और सीखने की नींव के बारे में बताया गया है। फिर बुनियादी शिक्षा, संख्या ज्ञान सीखने तथा एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त के बारे में बताया गया है। फिर ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना जो उद्देश्य है इस शिक्षा नीति का, उसको और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करना। ड्रॉप आउट का मतलब जो लोग एडमिशन लेते हैं और उसके बाद 8th क्लास तक या 10th क्लास तक पढ़ करके उसको फिर अपने एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ ड्रॉप आउट कहलाते हैं। और ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो उनकी संख्या को कम करना इस नीति का उद्देश्य रहा है। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। ये दूसरा लक्ष्य है हमारा। पाठ्यक्रम को किस प्रकार से और शिक्षण शास्त्र यानी कि शिक्षा टीचर्स का जो योगदान है वो किस प्रकार से आनंददायी और रुचिकर बनाना है उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा वो बात की गई है शिक्षकों की, और उसके बाद फिर समतामूलक समावेशी विकास शिक्षा सभी के लिए अधिगम, स्कूल कैंपस क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस, स्कूली शिक्षा के मानक का निर्धारण एवं प्रत्यायन। फिर उसके बाद दूसरे भाग में हमें उच्चतर शिक्षा के बारे में देखने को मिलता है। तो उच्चतर शिक्षा यानी कि हम लोग जो आज हम लोगों का टॉपिक है उसके बारे में, तो मेन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग आएंगे कि जो 5+3+3+4 का जो कंसेप्ट है उसका क्या है, ये इसका मतलब समझेंगे आखिर में। तो बात करते हैं हम लोग उच्चतर शिक्षा में क्या है। तो सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, ये इस नीति का एक लक्ष्य है। संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण और छात्रों का सहयोग, प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इसमें जोड़े गए हैं। साथ ही उच्चतर शिक्षा में समता एवं समावेश की बात कही गई है। फिर शिक्षक शिक्षा की बात की गई है। व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन, नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त एकेडमिक अनुसंधान को प्रेरित करना, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन। फिर है उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व। उसके बाद कुछ अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, जैसे कि जो इस नीति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सेंटर पॉइंट रहा है और काफ़ी चर्चित रहा है, वो उसमें से एक है व्यावसायिक शिक्षा। फिर प्रौढ़ शिक्षा, जीवन पर्यंत सीखना, भारतीय भाषाओं और कलाओं और संस्कृति का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना। फिर क्रियान्वयन की नीति के बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा
तो सबसे पहले इसमें योगदान है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, ठीक है। उसके बाद वित्त पोषण, फंड या फाइनेंस किस तरह से होगा इन सभी जो भी नए बदलाव आने वाले हैं उनका, और उसके बाद कुछ सूची दी गई है, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है उच्चतर शिक्षा में इस नीति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नीतियाँ सरकार की हैं उनके बारे में आपको उनके वेबसाइट से मैं ला करके दे सकूं। तो सबसे पहला अगर हम लोग उच्चतर शिक्षा की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है कि जो भी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो महाविद्यालय हैं यानी कि कॉलेजेस हैं, इनकी क्वालिटी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कारिक और मानवीय राष्ट्र जहाँ के सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का भाव हो, ऐसे राष्ट्र में विकसित परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्र आर्थिक विकास और आजीविकाओं के स्थायित्व देने में उच्चतर शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे जैसे भारत का ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अधिकतर युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा जरूरी उद्देश्य अच्छे, चिंतनशील और बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन की सक्षम बनाती है और साथ ही चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मक सेवा की भावना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21वीं सदी की क्षमता को विकसित करती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट इस उच्चतर शिक्षा में क्या उद्देश्य रखना चाहती है उसको बताया गया है। व्यक्तियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का निर्धारित सेट शामिल किया जाए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये सभी जो है 9.1, 9.2, 9.3 ये तीनों जो हैं हमारे लिए केवल और केवल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य को बताया गया है। आइए 9.2 पे चलते हैं। तो वर्तमान में भारत की भी देखेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है उच्चतर शिक्षा प्रणाली में, और फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किस प्रकार से इस वर्तमान प्रणाली में बदलाव लाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि वर्तमान स्थिति क्या है। गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र। खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले अभी किसी एक यूनिवर्सिटी में हर तरह का पढ़ाई आपको नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिहार से हैं और BNMU में हैं तो आप BNMU में एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो मेडिकल या टेक्नोलॉजी या फिर कोई अलग जो वोकेशनल कोर्सेज है उसका पढ़ाई करता हो। साथ ही इन सब के साथ जो हमारा BA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या BCom है, ये सभी के सभी एक जगह आपको नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ कॉलेज में ये मिलेंगे, कुछ कॉलेज में ये नहीं मिलेंगे। तो ये एक गंभीर समस्या जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है उच्चतर शिक्षा का, वो गंभीर रूप से खंडित है। संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पे कम्बल का तात्पर्य ये है कि हम लोग सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि जब एग्ज़ाम आता है तो हमारे लिए
गैस पेपर्स मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं और फिर उस गैस पेपर से पढ़ के हम लोग एग्ज़ाम दे देते हैं। कई जगहों पर तो गैस पेपर्स लेकर के आप जा सकते हैं, ये अलाउड होते हैं। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी गलत है और इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। और इस तरह के जो पढ़ाई होते हैं ना, उसको हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कहते हैं। तो मार्क्स आपके आ रहे हैं, लेकिन आप क्या सीख रहे हैं और आपका के कौशल का क्या विकास हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हमारा नहीं रहता है। विषयों का एक कठोर विभाजन विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर धकेल देना। तो तीसरी ये प्रॉब्लम है कि जो विषयों का विभाजन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है ना। अगर आप ज्योग्राफी लेकर के पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर साइंस लेकर के पढ़ रहे हो, तो आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। और अगर आप ज्योग्राफी लेकर के पढ़ रहे हो तो साइंस नहीं पढ़ सकते। जबकि अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी के पोर्शन साइंस में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे अगर हम लोग माइंस की बात कर लें, माइंस हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन माइन से जो मिलने वाला आयरन है या और जो कोई मिनरल्स है ना, मिनरल्स, इसकी अध्ययन हम लोग साइंस में करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको साइंस तो नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक लचीलापन लाने का प्रयास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। लेकिन हम लोग अभी कुछ कमजोरियां देख रहे हैं, तो कमजोरियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो विषयों का विभाजन है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीमित पहुंच, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, जहां कुछ एक ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम है ही, खास करके बिहार में तो ये प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, जो रूरल एरियाज़ हैं। आगे बात करें हम लोग सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता। जो वर्तमान समय में जो है, जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हैं या उनके जो प्रोफेसर्स हैं, उनके पास ऑटोनोमस जो है वो नहीं है, स्वायत्तता नहीं है, ठीक है। कोई खुद से काफ़ी ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। योग्यता के आधार पर करियर प्रबंधन संकाय और संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र है। अधिकांश विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल, विषयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी समीक्षा, शोध निधियों की कमी। सबसे पहले तो जो रिसर्च हम लोग एक जो पीएचडी कर रहे होते हैं वो लोग समझते हैं रिसर्च वो लोग करते हैं, तो यानी कि अनुसंधान यानी कि शोध, ठीक है। तो किसी भी विषय के से जुड़े शोध यानी कि अनुसंधान, और उसके लिए अनुसंधान के लिए सबसे पहले तो किसकी कमी है, धन की कमी है। और दूसरा, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में कुछ ऐसे माहौल हो गए हैं कि अब इस पर तो उतना ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है, रिसर्च पर तो उतना ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। उसका मेन रीज़न है धन की कमी। तो इसको भी दूर करने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों और गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव, एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली, बहुत सारे संबद्ध विश्वविद्यालय जिनके परिणाम स्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक हैं। तो ये सभी जो हैं कुछ हमारे वर्तमान समय में जो शिक्षा हमें दी जा रही है, ठीक है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसको हाईलाइट किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद यह नीति क्या करेगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या लक्ष्य है। यह नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए कहती है, जिससे युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली और समावेशी उच्चतर शिक्षा मिले। यह नीति की दृष्टि में वर्तमान उच्चतर शिक्षण प्रणाली में प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं। तो अब जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या क्या परिवर्तन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हो, जहां प्रत्येक जिले में या उसके आसपास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे ही हो जो स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रम का माध्यम प्रदान करते हैं।
दूसरा है और अधिक बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना, और तीसरा है संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना। तो ये क्या हो गया कि सबसे पहला तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की संख्या को इंक्रीज करना पहला उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद जो स्नातक की शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो है ये कहा गया है कि आप बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। बहुविषयक यानी कि अभी एक सब्जेक्ट तो ऑनर्स होता है, ठीक है, ऑनर्स होता है और केवल एक सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। इसमें हम लोग कई सब्जेक्ट्स को जोड़ने का प्रयास इसमें किया जाएगा। संकाय और संस्थागत स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमस प्रदान करने की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं इस पर विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्य चर्चा, शिक्षण शास्त्र, मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूलचूल परिवर्तन करना। सबसे पहला चीज़, स्टूडेंट्स के लिए जो शिक्षण शास्त्र है, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई का जो एक तरीका है उसमें परिवर्तन करना। मूल्यांकन, जो अभी जिस प्रकार का मूल्यांकन हो रहा है उसको बदलना, और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग, जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो आपको छात्रवृत्ति मिलती है उनके नियमों में आमूलचूल परिवर्तन करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता नियुक्तियों और करियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना। सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसकी स्थापना जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की जाएगी, जो कि जो PhD के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो अनुसंधान यानी कि रिसर्च, ठीक है, के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जो फंड का जो प्रॉब्लम था, हमने ऊपर देखा कि इसके लिए धन की कमी है, तो ये NRF जो है इसकी व्यवस्था करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले उच्चतर योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा HEI का गवर्नेंस, व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन। उपायों की श्रृंखला के माध्यम से पहुंच, समता और समावेशन में वृद्धि। इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर, वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी परोपकारी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि, ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा, मुक्त दूरस्थ शिक्षा ODL, दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देना इनका लक्ष्य है, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, जो नया नया टर्म इसमें देखने को मिल रहा है वो है ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा ODL, ठीक है, ओपन डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम जो है वो उसके बारे में बात की गई है। ये ऑनलाइन शिक्षा या ODL जो एक तरीका है, इसके माध्यम से आप, जैसे अभी के समय में IGNOU एक संस्था है ना, IGNOU एक यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करती है, जिससे आप कहीं भी रह करके, आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इससे स्नातक कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार का कुछ जो हमारे विश्वविद्यालय होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उनमें इस तरह के भी प्रावधान किए जाएंगे कि जो लोग रेगुलर, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन स्नातक कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ उनमें कुछ इरेगुलर कोर्सेज भी होंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाने में असक्षम है, जैसे कि दिव्यांग शिक्षार्थी, तो ऐसे लोगों के लिए घर में वो घर में ही रहे तो ऑनलाइन शिक्षा या ODL के माध्यम से उन तक शिक्षा को पहुंचाया जाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको डेवलप करना इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। आगे हम लोग बात करेंगे
तो इसमें एक है संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। तो ये सभी जो है इसमें क्या बदलाव होने हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर, उनके बारे में बात की गई है। इसमें देखते हैं उच्चतर शिक्षा के बारे में। इस नीति का मुख्य जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालय, कॉलेजों और एनएसआई क्लस्टरों, कॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्च शिक्षा विखंडन को समाप्त करना है। इसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या उससे अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। यह पूरी उच्चतर शिक्षा में छात्रों को सीखने के लिए विद्वानों और साथियों के जीवंत समुदाय निर्माण, विषयों के बीच उपजी खाइयों को पाटने, छात्रों को उनके संपूर्ण मानसिक और चहुमुखी कलात्मक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, खेल विकास करने में सक्षम, सक्रिय अनुसंधान समुदायों, अंतर अनुशासनिक अनुसंधान सहित को विकास करने तथा संसाधनों, सामग्री और मनुष्य की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी में मदद करेगी। तो सिंपल सी बात है, ये वही जो बहुविषयक हम लोग बात कर रहे थे कि केवल एक विषय से ग्रेजुएशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो है एक नैरो माइंडेड, ठीक है, आपकी सोच एकदम संकीर्ण हो जाती है। तो उसको बढ़ा करके बहुविषयक उच्चतर शिक्षा के बारे में बात की गई है और ऐसे संस्थानों का बुनियादी ढांचा डेवलप करना है जिसमें कि इस तरह के सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। उच्चतर शिक्षा के ढांचे के बारे में यह नीति सबसे बड़ी अनुशंसा बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान क्लस्टरों के संबंध में करती है। तो यही हमने अभी कहा था। आगे हम लोग बात करते हैं उच्चतर शिक्षा के इस विजन में खास करके नई वैचारिक धारणा की जरूरत होगी, जिसमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान अर्थात एक विश्वविद्यालय या कॉलेज में गठन शामिल है। विश्वविद्यालय से अभिप्राय एक ऐसा बहुविषयक संस्थान है जो उच्चतर स्तरीय अधिगमन लर्निंग के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षण, शोध, समुदाय और भागीदारी के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाता है। इसलिए अगर विश्वविद्यालय को परिभाषित करें तो इस तरह के कई संस्थान होंगे जो शिक्षण और शोध के बारे में महत्व देने वाले होंगे। शोध गहन विश्वविद्यालय और ऐसे संस्थान जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर बल देने वाले होंगे परंतु महत्वपूर्ण अनुसंधान का संचालन करने वाले होंगे, जैसे कि शिक्षक गहन विश्वविद्यालय। प्राथमिक तौर पर स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज उच्च शिक्षा के एक बड़े बहुविषयक संस्थान को संदर्भित करेगा जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित है। हालांकि यह उस तक ही सीमित नहीं होगा, इसे उस तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है और आमतौर पर एक विशिष्ट विद्यालय से छोटा होगा। तो इसमें इस पैराग्राफ में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डिवीज़न को बताया गया है कि एक विश्वविद्यालय है और विधि के अंदर कुछ कॉलेजेज होंगे, ठीक है। तो विश्वविद्यालय तो काफ़ी ज़्यादा जो बहुविषयक होंगे, इसमें काफ़ी सारे विषयों की पढ़ाई होगी, साथ ही साथ इनके कुछ कॉलेजेस भी होंगे। जैसा कि अभी स्ट्रक्चर है उसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसमें कुछ विशेष प्रकार के जो स्नातक स्तरीय शिक्षा है उसकी पढ़ाई होगी। श्रेणीबद्ध मान्यता एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेज को क्रेडिट स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिस प्रकार से अभी NAA है, ठीक है। मान्यता प्राप्त करने के लिए हर जरूरी न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए महाविद्यालय को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सहायता किया जाएगा। तो ये जो है इंस्टीट्यूट्स के बारे में कुछ रेगुलेशन दिए गए हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 2040 तक सभी वर्तमान शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा, ठीक है। उसके लिए जो भी बुनियादी ढांचे हैं, संसाधन है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट करना, विकास करना होगा, जिससे हजारों की संख्या में छात्र के नामांकन हो सके। क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा और उच्चतर शिक्षा के संस्थान सबसे पहले 2030 तक बहुविषयक संस्थान बनाने की योजना बनाएंगे, फिर धीरे धीरे छात्रों के नामांकन की संख्या वांछित स्तर पर बढ़ाएंगे। तो पहले जो है अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको करेंगे 2030 तक और 2040 तक जो है
जो हजारों संख्या का जो लक्ष्य है छात्रों के नामांकन का, उसको पूरा करने की तरफ अग्रसर होंगे सभी जो विश्वविद्यालय हैं हमारे। आगे यहाँ पर दिया गया है कि वंचित क्षेत्र में पूर्ण उपलब्धता, न्याय संगतता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्था स्थापित और विकसित किए जाएंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में उसके समीप या कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर संस्थान होगा। श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिनके दिशा निर्देश का माध्यम स्थानीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में जो कि 26.3% है से बढ़ाकर 2035 में 50% तक करना है। ये तो हमारा संस्थागत डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है और कुछ डिग्रियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। संस्थानों को अपने कार्यक्रम की सीटें, पहुंच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने और जीवन पर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया करवाने के लिए मुफ्त दूरस्थ शिक्षा ODL और ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा, बशर्ते उन्हें करने के लिए मान्यता प्राप्त हो। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों और उनके घटक के सभी डिप्लोमा डिग्री मानक गुणवत्ता NHI परिसर संचालित उच्चतम गुणवत्ता कार्यक्रमों में समतुल्य होंगे। ये तो जो भी वो जो ODL से आपको डिग्री मिलेगी वो सब के सब जो रेगुलर बेसिस पे जो कोर्स कर रहे हैं उनके डिग्री से सामान्य होंगे। एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों को समय के साथ जीवंत बहुविषयक संस्थानों या बहुविषयक HEI क्लस्टर के अंग के रूप में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। उन्हें उच्चतर गुणवत्ता, बहुविषयक और अंतर विषयक शिक्षण और अनुसंधान के लिए सक्षम या प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि ODL या ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षा है उसको इरेगुलर बेसिस पे भी किया जाएगा। एक तो रेगुलर हो गया और दूसरा इरेगुलर, और तीसरा जो है वो जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है जिसमें केवल आर्ट्स की पढ़ाई हो रही है या साइंस की पढ़ाई हो रही है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें केवल साइंस की पढ़ाई हो रही है, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें केवल आर्ट्स की पढ़ाई हो रही है। तो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं इनको बहुविषयक संस्थान के रूप में डेवलप करने का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे हम लोग बात करें तो ये हमारा उच्चतर शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन है उसके बारे में ये इस पूरे PDF में दिया गया है कि किस प्रकार से जो हमारा संस्थागत डेवलपमेंट है उसको कैसे करें। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिग्री के कार्यक्रमों और अवधि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए उसमें क्या बदलाव किया जाएगा। तो डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी। मतलब जो आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन ये 3 वर्ष का अभी है, ये 4 वर्ष का भी हो सकता है, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज, तो आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाई, अभी क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ दिया हमने तो ये ड्रॉप आउट की संख्या में आ गया, तो दैट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज योर डिग्री, ओके। बट अब इसके माध्यम से नई शिक्षा नीति में क्या हो रहा है कि यहाँ एग्जाम्पल देकर के बताया गया है कि उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा होने पर डिप्लोमा और 3 साल के बाद कार्यक्रम की स्नातक डिग्री जो है उनको प्रदान की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल की पढ़ाई किए है ना, फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया तो आपको एक आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो पूरा हो गया, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे करके आप कॉलेज छोड़ सकते हैं। सेकेंड ईयर आपने पूरा कर लिया तो आपका डिप्लोमा उस सब्जेक्ट में हो चुका है, तो आप डिप्लोमा की डिग्री आपको मिल जाएगी। अगर थर्ड कर लिया आपने, थर्ड ईयर पूरा कर लिया तो ये जो है आपका ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही चीज़ दिखाया गया है। अभी वर्तमान समय में ये नहीं है। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होने वाली है आगे टाइम में, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि पूरा थर्ड ईयर का कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, सही बात है उनके समय जो 2 साल या 1 साल जो बर्बाद हुआ है उसमें एडमिशन लेकर के, उसका कुछ ना कुछ उन्हें मिलना चाहिए।
इसके अलावा जो 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम है, 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम जिनमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहुविषयक शिक्षा का अनुभव लेने का अवसर प्रदान करता है। एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक ABC, एकेडमिक क्रेडिट बैंक, एक्चुअली ACB होना चाहिए बट इसमें ABC दिया हुआ है तो हम लोग ABC ही करेंगे। एकेडमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाएगा जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र HEI द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र या क्षेत्रों में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री दी जा सकती है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि ये ABC क्या है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक क्या है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया, अभी आप लोगों में से जो इग्नू से जुड़े हुए होंगे किसी न किसी कोर्स से, तो उनको पता होगा कि क्रेडिट क्या होता है ना। प्रत्येक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट है 8 क्रेडिट का है, कुछ सब्जेक्ट जो है 4 क्रेडिट का है ना। तो और आपको अगर इग्नू की बात करें तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, तीनों ईयर मिला करके आपको टोटल 96 क्रेडिट का जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है। यानी क्रेडिट मतलब विषय, सभी विषय मिला करके आपका जो है 96 क्रेडिट होना चाहिए। और 96 क्रेडिट में अगर आपने किसी एक विषय में, जिस विषय में 48 क्रेडिट लिया है, जाहिर सी बात है जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसकी संख्या आपके विषयों में क्रेडिट में ज़्यादा होगी। तो निश्चित रूप से अगर जिस किसी क्रेडिट में आपने, जिस किसी सब्जेक्ट में आपका क्रेडिट 48 है, ठीक है, वो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो जाएगा, आपने उस विषय में स्नातक किया है। ऐसा इग्नू का है। जैसे इसी तरह से आपका कुछ क्रेडिट जो है यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कुछ क्रेडिट होंगे, सेकेंड ईयर में कुछ क्रेडिट होंगे, थर्ड ईयर में कुछ क्रेडिट होंगे। फर्स्ट ईयर का क्रेडिट कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है, और अगर आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा किए हैं तो ये क्रेडिट आपका सेकेंड ईयर में जुड़ जाएगा। फिर अगर इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ किए हैं, शोध किए हैं, तो ये क्रेडिट आपको इसमें जुड़ जाएगा। फिर चौथे ईयर में अगर आपने जो रिसर्च किए हैं उसका क्रेडिट आपको पूरा सर्टिफिकेट के साथ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। 4 साल पूरा होने के बाद आपको डिग्री भी तो स्नातक की दी ही जाएगी, साथ ही साथ जो आपने शोध किए हैं और शोध के माध्यम से जो आपने क्रेडिट गेन किया है उस क्रेडिट के मद्देनज़र आपको डिग्री और रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये 4 साल का जो हमारा है शिक्षा, उसके बारे में बात की गई है। आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ 11.10 उच्चतर शिक्षण संस्थानों HIE को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम को मुहैया कराने की छूट होगी। और ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया है उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं, जिसमें द्वितीय वर्ष उन्हें शोध पर केंद्रित हो, द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित हो। वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम और शोध के साथ पूरा किया है उनके लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है, और 5 वर्षों का एकीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। PhD के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्ष के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। MPhil कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा। तो जो सबसे पहला चीज़ MPhil जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कहता है। आपके पास ऑप्शंस हैं 3 साल का स्नातक, 4 साल का स्नातक और 5 साल का स्नातक। अगर आपने 3 साल का स्नातक किया है, यानी कि ग्रेजुएशन आपने 3 साल का किया है, तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, PG करना है। और इसमें से जो दूसरा साल होगा वो कम्प्लीटली जो है वो रिसर्च पर बेस्ड होगा, ठीक है। अगर आपने 4 साल का स्नातक किया जिसमें 1 साल का आपका शोध था, ठीक है, रिसर्च था, तो आपको केवल 1 साल का PG करना है। और अगर आपने 5 साल का स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम जो है वो हो सकता है, तो तीसरा जो है वो 5 साल का हो सकता है। आपने एक ही बार में मतलब कि स्नातक किया फिर PG किया,
तो ये जो 5 साल का कोर्स है, टोटल कितना, यहाँ पर भी 5 साल, यहाँ पर भी 5 साल, और पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये 5 साल तो पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। 5 साल जब तक आपका पूरा नहीं होगा आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, या फिर 4 वर्षों के शोध के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। और आपने 4 वर्ष का ये किया है तो इसके साथ जो शोध का सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है, तभी जा करके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए आईटीआई, आईआईएम आदि के तर्ज पर मेरू बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय, मेरू MERU, मल्टी सब्जेक्ट एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, मल्टी सब्जेक्ट एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ये मेरू का मतलब है, नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। जिस प्रकार से अभी आईआईटी या आईआईएम है जिसमें कि बीटेक या एमबीए वगैरह सब की पढ़ाई होती है, तो उसी के तर्ज पर कुछ मेरू यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनकी स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। ये देश भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे। क्लियर। उच्चतर शिक्षा संस्थान, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग एकेडमिक जुड़ाव, मानविकी, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर विषय अनुसंधान की स्थापित करके अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करेंगे। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के रिसर्चर हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण। तो अब जो है ये आगे का जो भी विषय है वो केवल किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा, ओडीएल, ऑनलाइन पारंपरिक शिक्षा, ये सब जो है किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हम लोग अब स्कूली शिक्षा पर में क्या बदलाव किया जा रहा है। जो आमूलचूल परिवर्तन स्कूली शिक्षा में हमें देखने को मिला था वो क्या है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं वापस से अपने प्रारंभिक जो हमारा पीडीएफ था वहाँ पर, स्कूली शिक्षा है ना। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो वर्तमान नीति, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 13 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गई है आकृति में दिखाया गया है। अध्याय 4 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 5+4+3 है क्या, 5+3+3+4। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ 0 से बात करें, 0 से 6 वर्ष तक, तो 0 से 6 वर्ष तक शिक्षा का कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग पढ़ाई कब से शुरू करते हैं, 6वें साल से, ठीक है। जब बच्चा 5वां या 6वां में चला जाता है तो वहाँ से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, और वहाँ से फिर पहला क्लास में एडमिशन होता है, फिर वहाँ से ऊपर 10वीं क्लास तक चलते हैं, और फिर 10वीं क्लास के बाद हम लोग 10+2 यानी कि 11th और 12th करते हैं। ये जो एज है ये 6 से 16 वर्ष तक हमें 10वीं कर लेनी है, और फिर 16 से 18 तक हमें 12वीं, 18 वर्ष में हमें 12वीं कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो है 10+2 मॉडल हो गया। 5+3+3+4 क्या है, तो इसमें आपको कुछ जो सबसे पहला है फाउंडेशनल कोर्स है ना, यानी कि क्लास 1, 2 और उससे पहले प्री स्कूल, यानी कि 6 साल से पहले, 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कुछ प्री स्कूल, आंगनवाड़ी स्कूल, प्री स्कूल, बाल वाटिका, इस तरह के जो स्कूल्स हैं उनकी व्यवस्था है। और फिर इसमें एक चीज़ जोड़ा गया है कि 1 से 2, क्लास 1 और क्लास 2 जो है वो 6 से 8 साल के बच्चे यहाँ पर इसमें कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और इसको कहा गया है फाउंडेशनल एजुकेशन। फिर इसके बाद वो एंटर करेंगे 8वीं साल के एज में, कहाँ पे, क्लास 3rd में। तो क्लास 3rd से क्लास 5th तक ये
प्रिपरेटरी स्टेज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लास 3 to क्लास 5 वो लोग करेंगे और बच्चे की उम्र 8 से 11 होगी। फिर यानी कि यहाँ पर 3 क्लासेज हैं, यहाँ कितने हैं, 5 साल हैं, 5 साल, और यहाँ पर 3 साल, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं हम लोग मिडिल एजुकेशन में। तो एक हो गया फाउंडेशनल, दूसरा हो गया प्रिपरेटरी, और फिर तीसरा हो गया मिडिल। ये भी कितने हैं, 3 साल के हैं, ठीक है। तो 6 to 8 यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करेंगे, 11 से 14 साल की उनकी उम्र होगी। और उसके बाद फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में 9 to 12 को कंसिडर किया गया है, 9 to 12 को कंसिडर किया गया है, जिसमें कि 14 से 18 साल के बच्चे होंगे। तो 0 से लेकर के 18 साल तक में जो स्कूली शिक्षा का विभाजन है वो पहले इस तरह से था, 10+2, यानी 6 से 16 साल के बच्चे को जो है 10 तक उन्हें पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद 11, 12, 18 साल तक करनी है। अब यहाँ पे इसको बदल दिया गया है। इसको बदल करके पहले 3 साल तक जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी जाएंगे, जब से वो बोलना चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 3 साल तक तो वो पहले आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका जैसे संस्था में जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसका जो एडमिशन है वो उन्हीं स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा में तक वहाँ उन्हें पढ़ना है। तो ये होने के बाद वो फिर इस स्टेज में इंटर करेंगे, 8 से 11 साल वाले उम्र के बच्चे, जिसमें उन्हें 3 साल इस स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में गुजारना है, फिर 3 साल मिडिल में, और फिर 3 साल सेकेंडरी में। तो ये हो गया हमारा 5+3+3+4, 5+3+3+4। तो ये हमारा जो नया शिक्षा नीति में जो मॉडल दिया गया है वो है। अब इसकी विस्तृत जानकारी हमें आगे दी गई है। तो इस वीडियो में मैं इसे कवर करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको उच्चतर शिक्षा की जो भी बातें इसमें बताई गई है, वो जो हमारी शिक्षा मंत्रालय का वेबसाइट है वहाँ से इस पूरे PDF को डाउनलोड करके आपको बताया गया है। इस तरह के जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।